I will I welcome you all to the third webinar of Capacity Building Workshop by RSRS. The topic for today's webinar is sample size calculations, and we will delve into the importance of calculating an appropriate size for your research study. It brings me an immense pleasure to introduce the speaker of today, Dr. Noman Ahmed. He is the graduate of Batch 42 and he is currently working as a practicing doctor in Capital Hospital, Islamabad. He has served as a Chief Coordinator Research Facilitation RSRS in his final year. Thank you so much, Dr. Noman, for joining us here today. I'll now hand this webinar to you and you can kindly start now. And one request to all of the participants, please kindly ask your questions in the end. The polls will be launched in the end and will be discussed there. Thank you. Thank you, Dr. Noman. You can start now. Assalamualaikum. Okay, so before starting the sample workshop or webinar on sample size calculation, I would first like to thank RSRS for giving me the opportunity to present this topic on their platform. एंड और अब मुझे अभी भी याद है अपने फाइनल 4th ईयर में 3rd ईयर में जब हम रिसर्च किया करते थे तो हमें बहुत मसला होता था सैंपल साइज के हवाले से और हमें वेट करना पड़ता था कि कोई मतलब हमारे पास एक डॉक्टर फायजा होती थी जो मतलब प्रोफेसर उमर साहब जो हमारे वीसी हैं उन्होंने अरेंज किया हुआ था तो हम उनका वेट करते थे कि वो मतलब हमें कैलकुलेट करके देंगी तो मैंने भी उन्हीं से सीखा था तो लेकिन ये फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे सिखाया तो फिर मुझे ये मतलब आइडिया हुआ कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है तो ये हर कोई ये कर सकता है ठीक है तो अभी भी रिसर्च करते हुए हमें बहुत मुश्किल होती है कि पता नहीं सैंपल साइज कितनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस है तो अभी हमने ये कैलकुलेट करवाना है लोग साइनॉप्सिस बना लेते हैं इतना बड़ा बड़ा सारा सा लेकिन जब वो प्रेजेंट करते हैं तो वो सैंपल साइज की हेडिंग में लिखा होता है टू बी कैलकुलेटेड बाय WHO कैलकुलेटर तो वो उससे यही उनको लगता है कि पता नहीं बहुत मुश्किल काम है तो इतना ये मतलब मुश्किल नहीं है जितना मतलब समझा जाता है तो सिंपल तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो रिसर्चेज होती हैं उसमें 2 और 3 फार्मूलाज ही हैं जो कि यूज होते हैं और आप 90% ऑफ द टाइम्स आप सैंपल साइज जो है उन्हीं फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं इवन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो रिसर्चेज हैं जो डिसर्टेशन वगैरह करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग वो भी उन्हीं 3-4 फार्मूला से ही कैलकुलेट करते हैं सैंपल साइज तो इसको फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं सेशन को Okay, what is sample size? Sample size is the subset of the population to be studied, or it is very important that you take the adequate sample size from the same population in which you are going to conduct your research study. For example, you are checking adherence to insulin regimen in diabetic population. So you are going to take the sample size from the diabetic population, not from the normal healthy control, unless it is a case control or some other kind of study design. Okay. और सैंपल साइज का एडिक्वेट होना बहुत जरूरी है मतलब जो आप फार्मूला से सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं इट शुड बी यू शुड यूज द सेम सैंपल साइज एंड इट इज ऑलवेज द मिनिमम वैल्यू जो आप मतलब कैलकुलेट करते हैं सैंपल साइज वो हमेशा मिनिमम होता है आप उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च स्टडी में लेकिन उससे कम नहीं यूज़ कर सकते कम यूज़ करने का क्या नुकसान होता है कि वो टाइप 2 एरर जो है उसके चांसेस को बढ़ा देता है और जो पावर ऑफ द स्टडी है वो कम हो जाती है अब आई होप कि आप सब ने पहले बेसिक बायोस्टैटिस्टिक्स की सेशंस लिए होंगे जो RSRS ने करवाए हैं तो इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर टाइम भी लगेगा और वो टॉपिक से हट जाएगा ठीक है तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन टाइप 1 टाइप 2 एरर्स का यही है कि फॉर एग्जांपल आप जब रिसर्च करते हैं कोई तो उसमें आपके पास एक आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं ओके फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप्स में डिफरेंस है या 2 ग्रुप्स में डिफरेंस नहीं है तो जब आपका जो हाइपोथेसिस होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्रुप्स इट इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस और जिसका नल हाइपोथेसिस होता है वो ये है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप ठीक है तो अब अगर रियलिटी में आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है ये टेबल जो है नल हाइपोथेसिस के लिहाज से और ये आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा और काफ़ी जगह ये यूज होता रहता है टेबल अब रियलिटी में अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने जब अपनी रिसर्च की तो उसमें भी आपको मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू मिला मतलब नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट किया तो ये मतलब करेक्ट स्टडी है ठीक है तो इसको हम जो इसकी सिग्निफिकेंस होती है यहाँ पर हम उसको सिग्निफिकेंस के उसमें शो करते हैं कि 95% सिग्निफिकेंस है इसकी लेकिन अगर रियलिटी में आपने आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है लेकिन आपकी स्टडी ने उसको जो है ट्रू एक्सेप्ट कर लिया है तो ये टाइप 1 एरर है ठीक है मतलब देयर वाज इट इज अ फॉल्स पॉजिटिव क्योंकि रियलिटी में ये ट्रू नहीं था नल हाइपोथेसिस लेकिन आपकी स्टडी ने उसको एक्सेप्ट प्रूव किया है तो ये टाइप 1 एरर है ठीक है और जो अगर इसी तरह अगर हम नीचे वाली रो में आए
तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस नेगेटिव है रियलिटी में, लेकिन आपकी जो स्टडी है वो उसको फॉल्स शो कर रही है, तो ये टाइप 2 एरर है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है और आपकी स्टडी उसे फॉल्स ही शो कर रही है, फॉल्स ही प्रूव कर रही है, तो ये भी एक मतलब आपकी स्टडी सही है। तो जो टाइप 2 एरर होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो पावर होता है, मतलब अगर आपका टाइप 2 एरर 20% आपने सेट किया हुआ है स्टडी में, तो जो पावर है वो 1 माइनस 20% होगी, मतलब 80% होगी। तो सैंपल साइज कैलकुलेट करते हुए कुछ वैल्यूज होती हैं वो हम कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं, और वो अंडरस्टूड होती हैं कि आपने वही वैल्यूज यूज करनी है हर तरह की स्टडी में। तो वो हम आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। probability sampling is that type of sampling जिसमें there is an equal probability, equal chance के every participant of the population has the equal chance of being inducted in the study, ठीक है। इसको random sampling भी कहते हैं। तो इसकी भी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। एंड देन देयर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो हम अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो करते हैं, कंजेक्टिव सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। कि जो भी आपके पास पेशेंट्स आपको मिल रहे हैं, आप उनको इंडक्ट कर रहे हैं, आपने एक पहले से पूल नहीं बनाया हुआ जिसमें से आप रैंडमली सिलेक्ट करें, ठीक है। तो वो जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। उसकी भी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं, नॉन रैंडम और कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कंजेक्टिव सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी मैं स्लाइड शुरू नहीं किया, हाँ। नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसमें फ्लो चार्ट सा दिया हुआ है सैम्पलिंग मेथड का, इसको मैं ब्रीफ से आपको गो थ्रू कर देता हूँ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, रैंडम सैम्पलिंग जिसको हम कहते हैं, ये सुपीरियर है एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन में से आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो हर पार्टिसिपेंट का इक्वल चांस होता है रिसर्च में इंक्लूड होने का, और 22 कम से कम होता है रिजल्ट में। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वही है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है 10 लाख की, उसमें से आपने आपका सैंपल साइज 200 आया है, तो आप रैंडमली नंबर्स असाइन करेंगे हर पार्टिसिपेंट को। कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स होंगे वो, और फिर कंप्यूटर खुद से सिलेक्ट करेगा कि कौन कौन से आप रैंडम नंबर्स जो है वो रिसर्च में इंक्लूड करेंगे। वो एक सॉफ्टवेयर होता है सिंपल सा, वो ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो उसमें से आप। डॉक्टर नुमान, हाँ सॉरी जी। टू इंटरप्ट यू, आपकी जो आवाज है वो डिस्टॉर्टेड है, और आप काइंडली। डिस्टॉर्टेड हूँ? जी। अच्छा। अभी आ रही सही? हेलो? मेरी साइड पे मैं दोबारा कनेक्ट करके चेक करता हूँ। कर रही है, यदि आप अपने चैट बॉक्स में बता दें आपको ठीक आ रही है। मुझे तो सही आ रही है आपकी। मेरी साइड पे भी आपकी आवाज ठीक है, बट आई गेस आप अपना वॉल्यूम काइंडली इंक्रीज कर दें, ये शायद रिक्वेस्ट आ रही है। वॉल्यूम तो मैक्सिमम ही है इसमें। अब आ रही है सही आवाज? जी, आई गेस इट्स फाइन नाउ, आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू। ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कह रहा था कि इसमें आप कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉपुलेशन है आपके पास, आपका सैंपल साइज 200 आया है, तो आप कंप्यूटर में वो नंबर्स खुद से वो आप मतलब सेलेक्ट करेंगे। कभी वो मतलब आपने पार्टिसिपेंट को नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक वो 5 नंबर को सेलेक्ट करता है, फिर रैंडमली 23rd को करता है, फिर रैंडमली 17th को करता है। तो इससे जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसको कहते हैं, ठीक है। फिर एक हमारे पास होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग ये होती है कि आपने पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में सब डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोविंस, आप पूरे पंजाब प्रोविंस लेवल पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आपने पूरे प्रोविंस को मुख्तलिफ सिटीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 सिटीज है आपके पास, तो उन 20 सिटीज में से आपने रैंडमली 8 सिटीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो उन 8 सिटीज में से फिर आपने रैंडमली पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है, तो इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। तो फिर हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आ जाती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये होती है कि
इसमें भी आपने पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसमें और क्लस्टर सैम्पलिंग में डिफरेंस ये है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में आपने ग्रुप्स भी रैंडमली सेलेक्ट किए थे, ठीक है, और फिर उन ग्रुप्स में से रैंडमली पॉपुलेशन आपने जो पार्टिसिपेंट्स है वो सिलेक्ट किए हैं। मतलब 20 सिटीज थे, उसमें से आपने 8 सिटीज को सिलेक्ट किया और फिर उन 8 में से आपने पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में ये होता है कि सॉरी, स्ट्रेटिफाइड की बात कर रहा हूँ मैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये होता है कि इसमें भी आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, मुख्तलिफ स्ट्रेटा में, लेकिन आप इसमें सारे स्ट्रेटा यूज करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास पॉपुलेशन है और आप एजुकेशनल ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं कि इलिटरेट कितने हैं इसमें, और मैट्रिकुलेशन लेवल के कितने हैं, ग्रेजुएट लेवल के कितने हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं। ये 4 ग्रुप्स आपके पास आ गए हैं। अब आपने इन चारों में से रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को जो है वो सेलेक्ट करना है, तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। और ये मुख्तलिफ जो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे आप स्टेटअप बना सकते हैं। एजुकेशन लेवल हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, ठीक है, इस तरह से। और फिर हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आ जाती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये है कि आपके पास एक पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से आप खुद से जो है कोई नंबर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं 10th सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो फिर आप एवरी 10th जो है ना पार्टिसिपेंट वो सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट होगा ना वो आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है आप हमेशा फर्स्ट वाला ही पार्टिसिपेंट सीरियल नंबर 1 वाला यूज करेंगे। आप फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 5 लेते हैं, वो भी आप रैंडमली लेते हैं। फ्रॉम 1 to 10 आप एक नंबर रैंडमली पिक करें, 7 नंबर जैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर एक इंटरवल लेना है, जैसे मेरे पास एक इंटरवल है 10, तो आपने एवरी 10th इंडिविजुअल लेना है। 7 लिया, फिर आपने 17 लिया, फिर 27 लिया, फिर 37 लिया, ठीक है। तो इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये चारों टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। फिर हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाती है, जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है क्योंकि कन्वीनियंस होती है इसको यूज करने में। एक कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है कि आप वार्ड में जाते हैं और आपके पास जो जो भी पेशेंट्स हैं किसी भी डिजीज के, आप सबका डेटा जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। फिर हमारे पास आती है जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। जो जजमेंटल सैम्पलिंग है ये आपकी जजमेंट बेस पे, रिसर्च की जजमेंट बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल आप एडहेरेंस चेक करना चाह रहे हैं, इंसुलिन रेजिमेंट की एडहेरेंस जो है इन डायबिटिक, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो जरा लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के पार्टिसिपेंट्स होंगे या फिर लो एजुकेशन ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनमें एडहेरेंस कम होगी। तो आप जानबूझ के जो है उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके पास प्रेवलेंस मिनिमम वैल्यू आ जाए एक इनहेरेंस की। तो इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। फिर हमारे पास एक टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो एक ऐसे ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के जिनके साथ एक सोशल स्टिग्मेटा अटैच होता है, या जो अपने आप को जरा लो प्रोफाइल होते हैं, फॉर एग्जांपल एड्स के पेशेंट्स हो गए, ठीक है। तो मतलब जिनको एक एथिकल इश्यूज जिनके साथ होते हैं कि आप उनको उस तरह से इंक्लूड वो पार्टिसिपेंट्स नहीं होना चाहते ओपनली रिसर्च स्टडीज में, उनके साथ आप स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करते हैं वहां पर। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक आध पेशेंट आ गया, अब फॉर एग्जांपल HIV का कोई पेशेंट आपके पास है, एक आध आपको पता चल गया है, तो अब वो जो एक क्लास है उनको आपस में एक दूसरे का पता होता है, ठीक है ना, कि एक पेशेंट है HIV का, उसको पता होगा उसके आसपास कौन कौन से लोग हैं। या कोई जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं, आप उन पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपने एक आध ड्रग एडिक्ट का आपको पता चल गया कि ये साइकेट्री वार्ड में आप गए, आपको पता चल गया, तो बाकी ड्रग एडिक्ट को आप उस तरह से ओपनली नहीं अप्रोच कर सकते। तो आप उसके थ्रू जो है यूज करेंगे कि हम आपको एक परफॉर्मा या ये देते हैं, तो आप अपने क्लास के जितने लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं। तो इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। वो एक बंदा जो है आगे अपने 3 को देगा, वो 3 जो है आगे 6 को देंगे, फिर आगे 9 को देंगे, इस तरह स्नोबॉल हमारे पास फिनोमिना क्रिएट होता जाता है, तो सैंपल बढ़ता जाता है। तो इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। और कोटा सैम्पलिंग वही है कि आप सिंपल जो पॉपुलेशन है उसको आप मुख्तलिफ कोटास में या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और उसमें से आप कन्वीनियंटली आपके पास जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप वो इंक्लूड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा है सैम्पलिंग मेथड की इंट्रोडक्शन था। तो आगे ये पिक्टोरियल इसकी उन्होंने दी हुई है डिपिक्शन। तो अब सिंपल रैंडम में जैसे आप देख रहे हैं पूरी पॉपुलेशन है, उसने रैंडमली सेलेक्ट किए हुए हैं पार्टिसिपेंट्स इसमें से। क्लस्टर सैम्पलिंग में उसने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है पॉपुलेशन को, और अब उसने ग्रुप्स में सिर्फ 2 सेलेक्ट किए हैं रैंडमली, उसमें से फिर रैंडमली फर्दर पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट किए हुए हैं। जबकि स्ट्रेटिफाइड में आप देख सकते हैं जो ग्रुप्स हैं सारे ग्रुप सेलेक्ट हुए हुए हैं और हर ग्रुप में से रैंडमली पार्टिसिपेंट सेलेक्टेड हैं, ठीक है। इसी तरह सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, उसने हर सेकंड पार्टिसिपेंट जो है वो इसमें यूज किया हुआ है, हर थर्ड सॉरी, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग की पिक्टोरियल डायग्राम है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, ठीक है। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये आपको बता दिया। स्नोबॉल है, स्नोबॉल में एक पार्टिसिपेंट है वो अपने आसपास जो 2-3 लोगों को अप्रोच करेगा, वो फिर आगे अपने आसपास के लोगों को
अप्रोच करेंगे तो उसमें एक सैंपल जो है वो क्रिएट होता जाता है। तो अब हम सैंपल साइज कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो सैंपल साइज कैलकुलेशन जो है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टडी कंडक्टेड एंड द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द प्राइमरी आउटकम ऑफ द स्टडी। अब सैंपल साइज कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो आप स्टडी डिज़ाइन की बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी है या आप केस कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कोहॉर्ट करना चाह रहे हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना चाह रहे हैं, तो उसकी बेस पे होता है। और दूसरा एक इसका क्राइटेरिया है सैंपल साइज कैलकुलेट करने का, वो है प्राइमरी आउटकम। जो आपका मतलब आपके पास एक स्टडी होती है उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होती हैं। अब वेरिएबल्स तो स्टडी के अंदर काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन एक आपके पास प्राइमरी आउटकम होता है जो आपने फाइंड करना होता है, प्राइमरी वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो अब वो आपने देखना होता है कि क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, तो उस हिसाब से आपने सैंपल साइज का जो फॉर्मूला है वो यूज करना होता है। तो सैंपल साइज कैलकुलेट करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं टू कैलकुलेट द सैंपल साइज। यू फर्स्ट सेलेक्ट आर रेफरेंस स्टडी हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप सुनते होंगे कि आपने जब सैंपल साइज कैलकुलेट करवाना होता है कि आपके पास पहले से कोई रेफरेंस स्टडी होती है जिसकी बेस पे आप अपनी स्टडी को डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक तो ये है कि अब चूंकि सैंपल साइज जो है वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी डिजाइन के ऊपर। तो अ, जैसा आप अपना स्टडी डिजाइन आप अपनी स्टडी में यूज कर रहे हैं वही आपकी रेफरेंस स्टडी में भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन स्टडी खुद कर रहे हैं लेकिन सैंपल साइज के लिए आप केस कंट्रोल स्टडी उठा के लिए हैं कि हमने इसे सैंपल साइज कैलकुलेट करवाना है, तो वो उस इट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि केस कंट्रोल में सारे डिफरेंट मेथड यूज हो रहा है, उसमें कंट्रोल ग्रुप भी होगा, केसेस भी होंगे, लेकिन क्रॉस सेक्शन में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो सैंपल साइज के लिए ये मैच होना जरूरी है स्टडी डिजाइन का। तो पॉपुलेशन सिमिलर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में स्टडी कैलकुलेट स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए लाजमी है कि आपकी रेफरेंस स्टडी जो है जिसमें से आप सैंपल लेना चाह रहे हैं वो भी पाकिस्तान से ही हो मोस्ट प्रेफरेबली। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस में लिखे हुए हैं पॉइंट। मतलब सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि आपका स्टडी डिजाइन सेम हो, ठीक है। फिर आके आपकी पॉपुलेशन सेम हो, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन सेम नहीं भी है तो उसकी कोई मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। आप नियरेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन यूज कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में आपके पास कोई स्टडी नहीं हुई भी, आप ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो पहले से पाकिस्तान में नहीं हुई भी, तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, लिटरेचर सर्च वाला यूज करते हैं, तो इंडिया की स्टडीज आपको मिल जाती हैं या एशिया की मिल जाती हैं। तो वेल एंड गुड। अगर वो भी नहीं मिल रही फिर आप यूरोपियन स्टडीज यूज करते हैं या अमेरिकन स्टडीज यूज करते हैं, तो उससे भी मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपनी जो पॉपुलेशन है उसी में से कोई स्टडी निकालें, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक्स आपकी स्टडी में आएंगी पॉपुलेशन की वो रेफरेंस स्टडी में होनी चाहिए ताकि सैंपल साइज इक्वल हो, ठीक है। फिर ये है कि ऑब्जेक्टिव्स आपकी स्टडी के जो हैं वो मैच करने चाहिए रेफरेंस स्टडी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेवलेंस फाइंड करनी है अपनी स्टडी में, तो आपके पास रेफरेंस स्टडी ऐसी हो जिसमें पहले से प्रेवलेंस फाइंड हुई भी हो, ठीक है। तो और आखिरी पॉइंट है कि वो मोस्ट रिसेंट हो। लेकिन अगर मोस्ट रिसेंट आपको नहीं भी मिल रही तो की भी खैर है, आप पुरानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट रिसेंट होना जरूरी होता है क्योंकि जो डेटा है और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन की वो विद टाइम चेंज होती रहती है। जैसे रेजिस्टेंस पैटर्न्स हैं एंटीबायोटिक्स के, वो आज से 10 साल पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं। तो आपको जो स्टडीज हैं वो सैंपल साइज के लिए रिसेंट ज़्यादा यूज करने चाहिए ताकि आपके जो स्टडी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थ्योरेटिकल तो इतना ही पार्ट था। अब हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल पार्ट कर लेते हैं कि सैंपल साइज कैलकुलेट कैसे करते हैं। अच्छा, ये एक सैंपल साइज कैलकुलेटर है, डब्ल्यू एच ओ कैलकुलेटर है ये, ठीक है। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा और इसके अलावा भी ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स हैं वो खुद भी यूज़ कर लेती हैं, वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सैंपल साइज, ठीक है। तो जब आप सैंपल साइज करते हैं स्टडी में डालते हैं तो काफ़ी जर्नल्स जो हैं वो रिक्वायर करते मतलब ये मांगते हैं आपसे कि आपने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है और आपका सैंपल साइज क्या निकला है। काफ़ी जर्नल्स नहीं भी मांगते, लेकिन काफ़ी जर्नल्स जब आप पब्लिश करवा रहे होते हैं स्टडी तो वो मांगते हैं, तो इसमें आपको फार्मूलाज वगैरह भी मिल जाते हैं, तो इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन स्टडीज जो मोस्ट कॉमन है हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो उसमें से आपको बता देता हूँ मैं। तो कुछ स्टडीज जो है वो मैंने सेलेक्ट की थी। अच्छा, ये अब एक स्टडी है, स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है, आर्टिकल एक मैंने ओपन किया है, जी, स्क्रीन तो शेयर हो रही है। ठीक है। आवाज़ आ रही थी?
आर्टिकल अभी लाइक ओपन नहीं हुआ, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग। अच्छा, मेरे पास तो ओपन है, तो अभी तक नहीं हुआ। शेयर हुआ मैं आपके पास ये आर्टिकल स्क्रीन शेयर? नहीं नहीं, यहाँ पर लोड लोड हो रहा है, लाइक जिस पे आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं। जी अब खुल गया। तो ये है स्क्रीनिंग फॉर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टेस्ट एक्यूट स्टडी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक सिंपल क्रॉस सेक्शन स्टडी है, इसमें उन्होंने प्रेवलेंस फाइंड की हुई है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की। ठीक है, मतलब जो पार्टनर वायलेंस होता है डोमेस्टिक वायलेंस द्वारा। तो आपने सबसे पहले जो स्टडी ओपन करते हैं उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में आपने रिजल्ट्स में जाना होता है। पहले तो आप वही है मेथड इसका आपने पढ़ने हैं कि आप अगर क्रॉस सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, आपने प्रेवलेंस फाइंड करनी है, क्या इस रेफरेंस स्टडी में भी वो चीज़ें हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे यूज़ किया हुआ है कंजेक्टिव एलिजिबल मेथड में आ रहा होगा इधर एब्स्ट्रैक्ट में, कंजेक्टिव एलिजिबल मदर्स इन 21 पब्लिक प्राइमरी हेल्थ antenatal care centers in Spain who received antenatal care and gave birth during January 27 to 2019। ठीक है, तो मतलब इसका मकसद ये है कि आपने मेथड्स में स्टडी मेथड अपने देखने हैं कि आपके स्टडी से वो मैच हो रहे हैं कि नहीं, और पॉपुलेशन आपने देखनी है, स्टडी डिज़ाइन देखना है और ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। फिर आप आ जाते हैं रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स में आपने प्रेवलेंस देखनी होती है। ठीक है, कहीं पे आपको प्रेवलेंस अगर मिल जाए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस स्टैंडर्ड 9.5% एंड 19.4% वुमेन सफर्ड इंटरमीडिएट पार्टनर वायलेंस ड्यूरिंग एंड बिफोर दी प्रेगनेंसी रिस्पेक्टिवली। अब ये सिंपल प्रेवलेंस स्टडी थी, तो इसमें उन्होंने प्रेवलेंस फाइंड की हुई है, तो इसी से सैंपल से हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी का। ठीक है, तो ठीक है, ये एक बॉक्स ओपन हुआ है उसी सैंपल साइज सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसमें अभी आपको मुख्तलिफ टैब्स हैं, ऊपर एग्जांपल्स की हैं, एस्टिमेट टेबल्स वगैरह। ठीक है, और नीचे उन्होंने मुख्तलिफ स्टडी डिज़ाइन दिए हुए हैं, और वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं अपने स्टडी के हिसाब से सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब इसमें वन सैंपल सिचुएशंस हैं, उसमें आगे फर्दर सब हेडिंग्स हैं, एस्टिमेटिंग का पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विद एब्सोल्यूट प्रिसिजन। मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला फार्मूला यूज होता है इसमें, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एस्टिमेट में जाएंगे तो ये आपको एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर आपने ये कॉन्फिडेंस लेवल यूज करना होता है 95%। अब जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि वो एक कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं सैंपल साइज कैलकुलेट करते हुए वक्त हमारे पास, तो अभी जो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल है ये आप 95% मिनिमम यूज कर सकते हैं, इससे कम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, 90 कुछ स्टडीज में 99% भी होता है। जब आप जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल को बढ़ाएंगे उतना सैंपल साइज भी आपका बढ़ेगा। तो ये आप 95 पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 99 पे करना है, 90 और 80 अमूमन यूज नहीं होते, ज्यादा 95 और 99% ही यूज होते हैं। 95 कर लें तो आपके पास मिनिमम आ जाएगा, 99 यूज करेंगे तो ज्यादा सैंपल साइज हो जाएगा आपका फिर। अब इसमें नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब ये जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है ये आपने बेसिकली रेफरेंस स्टडी से लेनी होती है, और यही आपकी प्रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इंटीमेट पार्टनर जो वायलेंस है डोमेस्टिक वायलेंस, उसकी प्रेवलेंस पड़ी थी अराउंड 19.4%, वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। और अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आउट ऑफ वन आपने प्रोपोर्शन यूज करनी है। अब 19.4 है वो परसेंट है, मतलब आउट ऑफ 100, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपने आउट ऑफ वन यूज करने होते हैं क्योंकि वो कंपेटिबल आउट ऑफ वन से है। अगर आप 19.4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट ही नहीं होती इसमें। ठीक है, तो आउट ऑफ वन अगर आप कन्वर्ट करें कि 19.4% जो है वो 0.194 बनता है, तो आप यहाँ पे 0.194 यूज करें। ठीक है, फिर एक चीज़ आती है एब्सोल्यूट प्रिसीजन रिक्वायर्ड। एब्सोल्यूट प्रिसीजन जो है वो आपके पास पहले से, ये भी आप पहले से आप खुद से सेलेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 5% यूज होती है, 5% से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अब इसका ये है कि एब्सोल्यूट प्रिसीजन आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका मतलब सैंपल साइज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रिजल्ट भी आपके उतने ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। और ये कॉमन सेंस है कि आप जितना सैंपल ज़्यादा यूज करेंगे उतने रिजल्ट हैं आपके पास ज़्यादा होंगे, क्योंकि टाइप 2 एरर के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रिसीजन आपने मैक्सिमम 5% यूज करनी है, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, मतलब 6%, 7%। ठीक है, 5% से कम यूज कर सकते हैं, 2%, 3%, 1%। लेकिन वो ये है कि उतना आपका सैंपल साइज बढ़ता रहेगा, तो जितना आपके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5% यूज करते हैं तो ये भी आपने आउट ऑफ वन यूज करना है। 5% जो है, तो आउट ऑफ वन जो है 5% वो तकरीबन 0.05 वैल्यू बनती है, तो वो आप पुट करें 0.05।
तो ये आपका सैंपल साइज आ गया तकरीबन 241। ठीक है, नीचे आ रहा है सैंपल साइज 241। तो नीचे ये इसका ये फार्मूला होता है, इसको मतलब ऐसा याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, बस आपने यहाँ से फार्मूला रीराइट कर देना अपनी रिसर्च स्टडी में, अगर वो जर्नल वाले जो हैं इफ दे आर आस्किंग फॉर द रिसर्च फार्मूला। ठीक है, इसमें जीस के जो है आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू है। अगर 95% आप यूज करते हैं तो ये कॉन्स्टेंट होती है एज 1.96। ठीक है, पी जो है वो प्रेवलेंस है, जो कि आपने 0.194 यूज की है, और 1 माइनस प्रेवलेंस जो है वो 1 माइनस 0.94, और जो डी स्क्वायर है ये मार्जिन ऑफ एरर है जो कि आपने 0.05 यूज किया है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द सैंपल साइज फॉर अ क्रॉस सेक्शन स्टडी, जिसमें आपका जो है प्राइमरी आउटकम जो है वो क्वालिटेटिव हो। क्वालिटेटिव वेरिएबल का मतलब ये है कि उसमें आपने परसेंटेज यूज प्रेवलेंस निकालनी है या परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो इसी तरह एक और स्टडी देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली स्टडी अब आ रही है, आपका शेयर हो रही है? जी शेयर है। ठीक है, इसमें भी अब यही है, सिमिलर स्टडी है। इसमें वो गानी वालों ने मुझे एक दो आर्टिकल्स भेजे हुए थे सैंपल साइज के लिए, तो मैंने वही जो रिसेंट भेजे थे वही मैंने इसमें ज़्यादा वो शेयर किए हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑन मैटरनल एंड पेरिनेटल हेल्थ। इसमें भी सिमिलर वही एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट में ना भी मिले चीज़ें तो आप फुल आर्टिकल गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसमें रिजल्ट्स में जाके आप सारी जो अपनी वैल्यूज हैं प्रेफरेंस वगैरह की वो आप यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट्स में से जाके। तो अब इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट में दिया हुआ है इन्होंने। अब जैसे इसमें वो कह रहे हैं कि द प्रेवलेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाज 22.2%। तो इसको भी आप सिमिलरली वहाँ पे उसी उसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इसी में जाना है आपने, एस्टिमेटिंग अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विद एब्सोल्यूट प्रिसिजन। इसमें आप प्रेवलेंस यूज करें 0.22, क्योंकि 22.2% दी हुई थी, तो आउट ऑफ वन जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.22% बनेगी। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रिसिजन आप 5% पे यूज कर लें, 0.05, तो ये आपके पास 264 आंसर आ गया है। तो अगर आप फर्ज करें आप मार्जिन ऑफ एरर कम करना चाहते हैं, 0.04% करना चाहते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सैंपल साइज आपका बढ़ गया है, 412 तक चला गया है। सिमिलरली अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं फ्रॉम 99% 95% टू 99%, तो सैंपल साइज और ज़्यादा हो जाएगा 712। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो आप ये यूज़ करते होते हैं अमूमन 95% और एब्सोल्यूट प्रेसिजन की जो है वो 0.05। अच्छा, एक और आपसे बात शेयर करनी थी, वो ये थी कि कुछ काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप एक न्यू स्टडी कर रहे होते हैं, आपको कोई रेफरेंस स्टडी नहीं मिल रही होती, ठीक है ना, उस तरह की। तो उसका फिर ये तरीका होता है कि आप उसी जो आपने स्टडी करनी है आप उसका एक पायलट स्टडी करें। पायलट स्टडी होती है कि आप फॉर एग्जांपल एक स्मॉलर सैंपल में फॉर एग्जांपल 20 to 30 पार्टिसिपेंट्स यूज़ करें, और उसमें से जो है अपना प्राइमरी जो आपका आउटकम है वो फाइंड आउट करें, और फिर वो वैल्यूज यूज़ करते हुए आप सैंपल साइज निकालें। फॉर एग्जांपल आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस की कोई स्टडी नहीं है, तो आप अपनी सेटिंग में डोमेस्टिक वायलेंस पे एक पायलट स्टडी करें 30 पेशेंट्स पे, जो भी आपके पास गायनी के पेशेंट्स आ रहे हैं। उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास 10% इसकी प्रेवलेंस आई है, तो आप 10% की वैल्यू वो यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप जो आपके पास उसका सैंपल साइज आएगा वो फिर आप कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी में, वहां तक आप अपना सैंपल लेकर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ स्टडीज होती हैं कंपैरिजन स्टडीज। ठीक है, वो भी क्रॉस सेक्शनल होती हैं, लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो ग्रुप्स का। फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स हैं, एक है हेल्दी पीपल का ग्रुप है, एक स्मोकर का ग्रुप है, तो आप उनमें प्रेवलेंस कंपेयर करना चाह रहे हैं लंग कैंसर की। ठीक है, आप इसको एज क्रॉस सेक्शन स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन एज एज केस कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन एज अ क्रॉस सेक्शन ही करना चाह रहे हैं, बस आपने रिस्क फैक्टर्स को कंपैरिजन करना है इसका। तो उसके लिए आपने नीचे जो है ये 2 सैंपल सिचुएशंस पे आना है। ठीक है, उसमें ये वाले फार्मूला यूज होते हैं। अब इसमें
एक तो एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन, आपको ये आपको फार्मूला नजर आ रहा होगा, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विद स्पेसिफाइड एब्सोल्यूट प्रिसिशन। ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे सैंपल साइज काफी ज्यादा आता है, तो इसकी बजाय आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन टू साइडेड। ठीक है, इसमें आपके पास चार चीजें हैं, वन साइडेड भी है, टू साइडेड भी है, फिर स्मॉल प्रोपोर्शन वन साइडेड है, स्मॉल प्रोपोर्शन टू साइडेड है। स्मॉल प्रोपोर्शन वाले फॉर्मूलाज आपने तब यूज करने हैं जब आपके पास प्रेवलेंस जो है वो 1% से कम हो, मतलब पॉइंट में आ रही हो, 0.01% है या 0.5% है, इस तरह से। अगर आपके पास 1% से ज्यादा की वैल्यूज है सारी प्रोपोर्शन की या प्रेवलेंसेस की, तो अपने ऊपर वाले फार्मूला ही यूज करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन टू साइडेड। ठीक है, अब इसकी एक स्टडी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे।